हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमारे पास क्या था, कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस अगर कोई है तो उसका बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात कही थी, बेसिस एक ही एग्जिस्ट करे कोई ज़रूरी नहीं है, बेसिस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बट वन थिंग इज़ कन्फर्म कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस के, वो चाहे कितने भी बेसिस हों, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ ऑलवेज सेम। मतलब बेसिस में जो एलिमेंट्स की गिनती होती है वो हमेशा ही सेम रहती है। तो दिस इज़ ड्यू टू द थ्योरम। अब हमारे पास वही थ्योरम है। तो थ्योरम किसके बारे में है? इनवेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। बेसिस में जो एलिमेंट्स की जो गिनती है वो वेरी नहीं करती, वो सेम रहती है। तो लेट अस प्रूव। तो थ्योरम हमारे पास क्या है? प्रूव दैट एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ बेसिस। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जितने भी बेसिस होंगे उनके जो एलिमेंट्स की गिनती होगी वो ऑलवेज सेम रहेगी। तो दिस इज अवर टारगेट। ठीक, अब ध्यान से समझिए, थ्योरम इजी है, थोड़ी लंबी होने के कारण मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो समझते हैं हमारे पास क्या प्रूफ में क्या है। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी हमने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मान लिया। अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होगा भाई, उसका बेसिस हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। से वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है इसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा। सो देयरफॉर ड्यू टू एग्जिस्टेंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए बेसिस। तो हमने एक बेसिस एग्जिस्ट करा लिया भाई B1, दैट इज x1 x2 अप टू xm। इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ V। ऐसे ही इसका बेसिस कोई और भी हो सकता है। से देयर इज अनदर बेसिस B2 कंसिस्ट द एलिमेंट्स y1 y2 अप टू yn। इसमें एलिमेंट अलग है, इसमें अलग हैं। तो एलिमेंट्स अलग हो या ना हो, मुझे तो क्या वेरीफाई करना है कि इस सेट में, इस बेसिस में और इस बेसिस में एलिमेंट्स की जो गिनती है वो सेम है। दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है m इज इक्वल टू n। इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब बड़ा ध्यान दो, हमें प्रूव करना है m एंड n इक्वल है। तो सपोज कर लो कि इक्वल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दो केस बनते हैं भाई, जा तो m आपका n से बड़ा होगा या फिर आपका जो m है वो n से छोटा होगा। दो ही केस हो सकते हैं। अगर m n के इक्वल नहीं है तो या तो m n से बड़ा होगा या फिर m n से छोटा होगा। तो पहला केस है भाई जब आपका m n से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, B1 मेरे पास बेसिस है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी B1 को बेसिस माना हुआ है वेक्टर स्पेस का। B1 बेसिस है भाई वेक्टर स्पेस V का। अगर B1 बेसिस है तो ऑब्वियसली B सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। ठीक, एंड दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट ईच xi, अगर कोई xi एलिमेंट, xi मैंने जनरल एलिमेंट ले लिया, वो x1 भी हो सकता था, x2 भी, अप टू xm कोई भी हो सकता था। कोई भी एलिमेंट जो B1 में है, जो भी B1 में है और B1 बेसिस है, ऑब्वियसली वो सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो हर एक xi जो भी V को बिलोंग करता है, B1 को बिलोंग करता है, वो V वेक्टर स्पेस को भी बिलोंग करेगा। सीधी सी बात है, बिकॉज B1 इज सबसेट ऑफ V। और दूसरी बात, एक बात और है, इसका दूसरे वाला बेसिस जो है वो मैंने माना हुआ है B2। B2 इज अनदर बेसिस। तो दैट मीन्स, तो हम लिख सकते हैं जो B होगा वो किससे जनरेट होगा, B2 से भी तो जनरेट होगा ना। वेक्टर स्पेस हमारा B2 से भी जनरेट होगा, बिकॉज B1 बेसिस है, B2 भी बेसिस है। तो वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट इस B2 के एलिमेंट से भी तो जनरेट होना चाहिए ना। दैट मीन्स V इज इक्वल टू स्पैन ऑफ B2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसके वन बाय वन पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को लिखूंगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2।
इस x1 को लिखेंगे हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 अप टू yn। तो लिख लो फिर x1 को मैंने लिखा बीटा 1 y1 प्लस बीटा 1 1 y1 प्लस बीटा 1 2 y2 अप टू बीटा 1n yn। ऐसे ही हमने x2, अब दूसरा एलिमेंट है हमारा x2 को लिखा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 yn। तो यहाँ पे स्केलर के जो स्पेक्सेस हैं मैंने डबल लिख लिए, थोड़ा आसानी रहेगी। मतलब x1 के लिए बीटा 1s हैं, x2 के लिए बीटा 2s हैं, ठीक है। तो पहले y1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा, तो जैसे आप मैट्रिक्स में लिखते हो तो यहाँ पे मैंने लिखा बीटा 2 y1 बीटा 2 1 y1 बीटा 2 2 y2 अप टू बीटा 2n yn। ऐसे ही चलते चलते मैंने mth एलिमेंट था जो इसका xm, उसको भी लिखा भाई एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y1 y2 एंड yn। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक देखो आप, अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ भाई, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिडर करते हैं। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसी वेरिएबल z में हम कंसिडर करते हैं, उसमें दो चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस उसके आप n सपोज कर लो एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसके m सपोज कर लो। और यहाँ पे आप ध्यान में रखना, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है। तो मैंने इक्वेशंस कुछ ऐसे से सपोज कर ली। एक बार इसको आप ऐसे देखो, बाद में जो क्लब हो जाएगा सारी थ्योरम के साथ। एक बार इसको मैं अलग से इस सिस्टम को सपोज कर रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशंस n इक्वेशंस कैसे लिखी भाई, बीटा 1 1, इसके मैं वेरिएबल ऐसे लिखूंगा वर्टिकली, ऐसे कोफिशिएंट जो होंगे बीटा 1 1 बीटा 2 1 बीटा m1। बीटा 1 1 पहला वेरिएबल मेरा z1, बीटा 2 1 फिर z2, ऐसे बीटा 2m zm, ठीक है भाई। अब दूसरी इक्वेशन बीटा 1 2 z2 बीटा 2 2 z2, यहाँ पे बेटा z1 था, हाँ, बीटा 2 2 z2 अप टू बीटा 2m zm। ऐसे करते करते हम पूरी की पूरी n नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख देंगे भाई, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो तो n है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो m है। और यहाँ पे कंडीशन हमारे पास है जो हमारा m है n से ग्रेटर देन है, मीनिंग नंबर ऑफ इक्वेशन, आप कह सकते हो n इज लेस देन m, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हमारी जो इक्वेशंस की गिनती है वो वेरिएबल्स की गिनती से कम है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास ये वाला सिस्टम मैंने लिखा है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं उनकी गिनती ज़्यादा है, इक्वेशंस की गिनती कम है, तो हमारे पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये वाले सिस्टम का। अब इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक, तो अब हमने क्या किया, k1 k2 km नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन सपोज कर ले इस सिस्टम का। अगर k1 k2 नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली k1 k2 km दे शुड नॉट बी ऑल ज़ीरो, ये सभी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक। तो अगर ये सोल्यूशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे Z1 के लिए मैंने K1 सब्स्टिट्यूट किया, Z2 के लिए K2 सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे ही Zm के लिए Km सब्स्टिट्यूट किया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में मैंने Z1 Z2 Zm की जगह पे K1 K2 Km लिखा, और नेक्स्ट लास्टली इस इक्वेशन के लिए भी Z1 Z2 Zm की जगह पे मैंने लिखा भाई K1 K2 अप टू Km। अब बेटा यहाँ तक देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाद में जो क्लब होगा। अब यहाँ पे मैंने एक सिस्टम सपोज किया जिसमें n इक्वेशंस हैं, m वेरिएबल्स हैं, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n इज़ लेस देन m, यानी कि इक्वेशन जो आपकी कम है, वेरिएबल्स आपके ज़्यादा हैं, तो इसका नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो सोल्यूशन मैंने K1 K2 Km जहाँ तक सपोज कर लिया और वो इसमें सेटिस्फाई करवा दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं करना। जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये आपके पास यहाँ पे इस सिस्टम में, यहाँ पे आप आओ,
x1 की वैल्यू है बीटा 1 y1 प्लस बीटा 1 2 y2 प्लस बीटा 1n yn, ऐसी x2 की वैल्यू है मेरे पास, ऐसी x3 की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो मेरे पास k में इक्वेशंस आ गई, k1 k2 km में, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी एंड ये वाली mth इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, छोटा सा स्टेप है। फाइनली आपने ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस वन, इसको, ये वाली, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है भाई किससे, y1 से, और सेकेंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपने y2 से, ठीक। एंड ऐसे ही हमने mth वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ym से, और इसके बाद वर्टिकली ऐड कर देना है। समझ रहे हो, पहली इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा y1 से, दूसरी को y2 से, ऐसे mth इक्वेशन को nth इक्वेशन जितनी भी यहाँ nth इक्वेशन को yn से, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ना वर्टिकली ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो भाई वर्टिकली। तो पहला जो बनेगा आपका k1 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 सभी में है, k1 हम कॉमन निकाल देंगे, k1 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से k1 कॉमन आ गया हमारा, k1 इसमें भी है भाई, इसमें भी है, इस k1 सभी में कॉमन आया, तो पहला आया बीटा 1 1 y1, बीटा 2 1 y2 अप टू बीटा जो भी है आपका n1 yn, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा कोफिशिएंट के लिए हम यहाँ से हम k2 कॉमन निकाल देंगे, तो फिर ये बीटा 2 1 बीटा 2 2 अप टू बीटा 2n, n भाई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे n है, ठीक। ऐसे ही हम इसको ऐड कर लेंगे, बोलो ठीक है। अब फिर ऐसे ही हम थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो सभी इक्वेशंस को फिर ऐसे इसमें से km कॉमन निकाल देंगे और इनको ऐड कर लेंगे। पहले मैंने k1 कॉमन निकाला, फिर हमने k2 कॉमन निकाला, ठीक। ऐसे ही हमने k3 कॉमन निकाला, तो इनको ऐड ही करना है बेटा, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इनको हम यूज़ करेंगे, ये जो है ये सारे का सारा, इसकी वैल्यू क्या है भाई, x1 तो डाल दो यहाँ पे, फिर इस सारे की वैल्यू क्या है भाई, x2 यहाँ से, तो वो भी डाल दो। ऐसे ही इस सब सारे कॉम्बिनेशन में ये किसकी वैल्यू बन रही है भाई, xm की, तो सभी मैंने वैल्यू डाल दी। यहाँ पे आया k1 x1 k2 x2 अप टू km xm। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने k1 k2 kn ये क्या थे हमारे पास, नॉट ऑल ज़ीरो, ये सभी के सभी ज़ीरो नहीं हैं। अगर ये सभी के सभी ज़ीरो नहीं हैं तो ये वाला सेट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन k1 x1 k2 x2 अप टू km xm, ये तो ज़ीरो हो रहा है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सभी ज़ीरो नहीं है, स्केलर कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये वाला जो सेट था ना भाई x1 x2 xm, मतलब जो आपका b1 था दैट वाज x1 x2 xm, ये क्या हो गया भाई, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिस है, बेसिस इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो आपका m है वो भाई n से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली ऐसे ही हम करेंगे, वो दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही लिख दो आप। ऐसे ही आप शो करोगे कि आपका n जो है वो भी m से बड़ा नहीं हो सकता, ना तो m n से बड़ा हो सकता है ना n m से बड़ा हो सकता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि m एंड n बोथ आर इक्वल, ठीक। तो सिंपल थ्योरम है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।